नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल से क्या मतलब, पढ़ने से मतलब। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। वही मौर्य काल जिसमें अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की बात की गई है। और हम लोग इसे डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे इस वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न या क्वेश्चंस आते हैं उसे हम सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अब सबसे आग्रह है कि आपने अगर मौर्य वंश से पहले जो 3 वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश नहीं पढ़ा है तो उसे आप जाके पढ़ लीजिए, तभी इधर आइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में तो आ जाएगा, कोई नहीं, अच्छे से समझाएंगे हम। देखिए, जिस समय की बात हो रही है उस समय 16 महाजनपद हुआ करते थे, ठीक ना। 16 महाजनपद हुआ करते थे। उसमें से जो मगध था सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसी मगध महाजनपद पर 7 राजवंशों ने शासन किया था। तो कौन कौन राजवंश थे ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहला वंश था जो हर्यक वंश था, जो दूसरे नंबर पे तो शिशुनाग वंश, तीसरे पे नंद वंश, चौथे पे मौर्य वंश, पांचवे पे शुंग वंश, छठे पे कण्व वंश और सातवें पे सातवाहन वंश। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। टन टन, ये आ गया हमारा मौर्य वंश। ठीक है, देखिए, नंद वंश का जो अंतिम राजा, जो शासक था ना, वो घनानंद था। और जो घनानंद था वो बहुत ही क्रूर शासक था। मतलब क्रूर का मतलब समझ सकते हैं, बहुत ही क्रूर का मतलब बहुत ही, अब क्रूर कौन कर हो सकता है, हरामी। मैंने ऐसा बोलना सही नहीं है, लेकिन बोल ही देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए, तो वो एक तरह से बहुत ही क्रूर शासक था घनानंद। जब मौर्य वंश का स्थापना नहीं हुआ था, जब मौर्य वंश नहीं आया था ना, उससे पहले, मौर्य वंश से थोड़ा सा पहले जब विदेशी आक्रमण हुए थे, ठीक ना, विदेशी आक्रमण हुए थे, उसी के मौर्य वंश, देखिए, नंद वंश और मौर्य वंश के बीच वाला जो समय है ना, उसी समय सिकंदर भारत पे आक्रमण किया था, ठीक ना। तो कुछ कुछ जो आपको पता भी होना चाहिए, हम डिटेल में वीडियो नहीं देखेंगे तो और क्या होगा। तो सिकंदर उसी के बीच में आया हुआ था भारत, और सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो देखिए, जो पूरा कहानी है एक दूसरे से रिलेटेड ही है। तो हुआ यूँ था ना कि जो मौर्य वंश कैसे आया, उसका एक कहानी है। असल में हुआ क्या था कि जो हमारे चाणक्य थे ना, वो घनानंद के पास गए थे कि विदेशी लोग हैं जो मगध पे, मतलब भारत पे, अभी के मगध पे आक्रमण करेंगे, ठीक ना। तो ये सुन के घनानंद उनका मजाक में उड़ा दिया, बोला ये बुढ़ा पंडित क्या उल्टा सीधा बोलता रहता है। और क्या मतलब, भाई चाणक्य तो विद्वान थे। चाणक्य की बेइज्जती होने के बाद चाणक्य का वो क्या बोलते हैं, चोटी जो पीछे पंडित लोग बांधे रहते हैं, उसको खोल दिया। घनानंद ने खुलवा दिया। इसी से क्रोधित होकर घनानंद ने प्रण ठान लिया था कि जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक मगध की राजगद्दी से तुम्हें उठा के फेंक नहीं देंगे। ऐसा इतना कहते ही चाणक्य वहाँ से निकल गया। चाणक्य जब निकल गए, भाई सोचने लग गए चाणक्य, अब क्या करें, बोल तो दिए हैं, अब क्या करें। चाणक्य का एक शिष्य था, वही चंद्रगुप्त मौर्य ही चाणक्य का शिष्य था, और उसको उन्होंने पूरा एकदम राजपाट पढ़ाया भाई, समझाया कि कैसे एक राजा बनते हैं। पूरा अपनी जितनी भी उसने चाणक्य नीति थी वो किसको सिखाया, चंद्रगुप्त मौर्य को सिखाया। और यही हुआ, चंद्रगुप्त सीख उख लिया और उसने घनानंद को हरा के और मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, इतना तक तो समझ में आ गया। मौर्य वंश की स्थापना हो गई, ठीक है, उस समय तो हो गई, लेकिन आज के समय 2023 में कैसे पता हम लोग को कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ठीक ना। या
किसी को कैसे पता चलेगा कि उस समय क्या हुआ था। तो इसके लिए क्या होता था ना कि उस समय के जितने भी साहित्यकार होते थे, जो पुस्तक लिखते थे, जो भी लिखे, तो उसने जैसे कि चाणक्य ने लिखा था अपना अर्थशास्त्र, इंडिका लिखा गया था मेगास्थनीज के द्वारा, मुद्रा राक्षस लिखा गया था, जैन और बौद्ध धर्म उसी समय की बात है। तो ये सब लिखित स्रोत थे जिससे ये पता चलता था कि भाई ऐसे ऐसे हुआ था, इस वंश ने ऐसा किया था, इस वंश ने ऐसा किया था। तो इसका साहित्यिक स्रोत कौन कौन से? अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षक और जैन और बौद्ध ग्रंथ से हमें पता चलता है। पुरातात्विक स्रोत में अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन अभिलेख, इन सब से भी हमें पता चलता है कि भाई अशोक ने ये किया था, अशोक ने ये बनवाया था, सांची स्तूप बनवाए थे। कहाँ से पता चलता है भाई? इन सब से ही पता चलता है, शिलालेख से, इसको अभिलेख कहते हैं, ठीक ना। पत्थरों पे लिखा जाता था, गुफाओं में लिखा जाता था, ठीक ना। तो चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अब थोड़ा सा हमने हिस्ट्री बताया, हम ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करेंगे, बहुत नॉइस आता है बगल में, थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे हम। चलिए देखिए, मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार था, जो मौर्य साम्राज्य था, वो कहाँ से कहाँ तक था। आपका घर होता है, घर कहाँ से कहाँ तक होता है भाई? ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे के घर में चले जाइएगा, मतलब ज़मीन बढ़ा लीजिएगा, कुछ ना कुछ सीमा तो होती है ना। तो ही इसमें है कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत तथा पश्चिम में अरब सागर तक अपना उसने मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। ठीक है, ये चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखिए, मौर्य साम्राज्य के जो क्या बोलते हैं शासक हुआ, कौन कौन हुए थे, इसके बारे में हम लोग बात कर लें। तो सबसे पहला शासक तो ही चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, जो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट हैं वही पढ़ने हैं। तो पहले के 3 जो शासक हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, और लास्ट के एक जो बृहद्रथ है। और बीच वाले जितने भी शासक थे, एक क्या कह सकते हैं, एक उतने काबिल नहीं थे। ये सब जो बीच वाले शासक थे, मतलब उतना इन लोग के अंदर दम नहीं था। ठीक है, ये बोलते सिंपल भाषा में समझिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जो बीच वाले जो शासक थे, वे उतने अच्छे शासक नहीं हुए थे। ऊँचे हुए का मतलब ऐसा नहीं है कि उस समय अच्छा दिखना, मतलब उस समय शासन करने के लिए शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी था। शक्ति होने के साथ अंदर से कॉन्फिडेंट रहना चाहिए भाई कि हम किसी को हरा सकते हैं, अपनी सीमा को बढ़ा सकते हैं। वो था जो सिर्फ आगे के 3 शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक के पास ही था, और सबके पास नहीं था, और सारे डरपोक थे। ठीक ना। तो बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, अब जब पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, ठीक ना। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के प्रथम शासक तथा संस्थापक थे। तो क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक। 322 ईसा पूर्व नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके यह मगध के राजा बने। ठीक है, 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का जो मैंने बताया था कि घनानंद जो लास्ट शासक था नंद वंश का, उसको हरा दिया। हराने के बाद मगध का राजा बन गए कौन? हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। और उनका और अपने जो गुरु जी थे चाणक्य, उनको उन्होंने बना दिया प्रधानमंत्री। और चाणक्य को बोलता, चाणक्य का और क्या क्या नाम था भाई? तो चाणक्य का और नाम था कौटिल्य, विष्णुगुप्त भी कहते हैं उनको। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। चलो, कुछ अच्छा काम किया इन्होंने। घनानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। किसने? आप सब सोचेंगे चाणक्य ने कर लिया। अरे भाई, चाणक्य पंडित हैं, वो कैसे विवाह कर लेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने कर लिया। ठीक है, उस समय जो यूनानी लेखकों ने जो अपनी पुस्तक में चंद्रगुप्त को अलग अलग नाम से संबोधित किया है, या इसके 2 कारण हो सकते हैं, मुझे तो एक ही लग रहे हैं। या तो नाम पता नहीं होगा, या उनको समय पता नहीं होगा। नाम का मतलब है कि उनको इतना पता था कि मगध में एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस वाला राजा है, लेकिन उनका नाम नहीं पता था। तभी उन्होंने जो प्लूटार्क्स है, उन्होंने एंड्रोकोटस नाम दिया है चंद्रगुप्त को, और जस्टिन ने सैंड्रोकोटस नाम दिया है अपने
पुस्तकों में लिखा होगा, ठीक ना। लेकिन 1793 में सर विलियम जोन्स ने यह बता दिया कि जो आपने एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस जो पुस्तक में लिखी गई है, ये कोई और कोई नहीं, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्षमा चाहते हैं, बड़ी नॉइस आ रही होगी। तो ये कुछ तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीर से क्या है आपको और आगे जाके पता चलेगा। देखिए, 305 ईसा पूर्व में सेलुकस निकेटर ने मगध पर आक्रमण कर दिया। अब वही आप समझ रहे होंगे कि सेलुकस निकेटर कौन है। देखिए, आपने अगर मैंने बताया था कि नंद वंश और मौर्य वंश के बीच में एक भयंकर वाली लड़ाई हुई थी सिकंदर और पोरस के बीच, ठीक ना। तो ही सिकंदर का जो थल सेनापति था सेलुकस निकेटर था और जल सेनापति नियार्कस था, ठीक। तो ही अब सेलुकस जिस समय ये सिकंदर भारत मगध पे अभी का भारत है जब आक्रमण किया था, उस समय असल में ये मगध पे आक्रमण कर ही नहीं पाया था, क्योंकि इसने ब्यास नदी को पार ही नहीं कर पाया था। ये जो सिकंदर था वो ब्यास नदी को पार नहीं कर पाया था, इसी कारण इसने मगध पे आक्रमण नहीं करके ऊपर के ही जो पोरस का जो क्षेत्र था, कौन सा, जो हमारा गंधार था, पोरस का क्षेत्र था, जहाँ पे पोरस झेलम नदी के किनारे उसका शहर था ना पोरस का, वहाँ तक ही वो था, उसके नीचे वो नहीं आ पाया था। लेकिन जो सेलुकस निकेटर था, जब सिकंदर मरूर गया, ठीक ना, सिकंदर मर जाने के बाद सेलुकस निकेटर सोचा कि अब हम बनेंगे हम भी उसकी तरह, क्या क्या बोलते हैं उसको, सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं ना, तो सोचा कि हम भी ऐसे करेंगे। तो उसको ये पता नहीं था कि घनानंद नहीं है वहाँ का राजा चेंज हो गया है, अब आ गए हैं चंद्रगुप्त मौर्य। ये एक सेलुकस निकेटर को नहीं पता था। आया भाई अपना घोड़ा उड़ा लेके, अब क्या उड़ा डालेंगे बिल्कुल। अब तब यहाँ आया तो उसको पता चला कि यहाँ तो राजा ही चेंज हो गया है, यहाँ तो कौन आ गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य आ गए हैं। अब चंद्रगुप्त मौर्य के पास हाथियाँ थीं, गदागद हाथियाँ, उसके पास घोड़े थे। लड़ाई छिड़ी, सर फूटा, हड्डी टूटा, और सर हड्डी फूटने के बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो जीत गए, चंद्रगुप्त मौर्य जीत गए और सेलुकस निकेटर हार गया। हार जाने के बाद वही चाणक्य नीति यहाँ पे भी चाणक्य ने अपनाया, बोला कि अब देखो भाई, अभी जा तो रहा है, ये पता नहीं दोबारा अगर हमला कर दिया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसने कहा क्या कि चलो कुछ करते हैं। तो क्या किया कि उस समय सेलुकस निकेटर की जो पुत्री थी हेलेना, उससे विवाह करा लिया। फिर से आप सोचेंगे चाणक्य, अरे चाणक्य नहीं, चाणक्य पंडित था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ब्याह कर लिया। उसके बाद क्या हो गया कि रिश्ता बन गया भाई, रिश्ता बन गया तब तो हमला थोड़ी ना करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युद्ध की शर्तों के अनुसार सेलुकस निकेटर ने 4 प्रिंट, देखिए युद्ध जब चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बीच सेलुकस निकेटर के बीच जब युद्ध छिड़ी तो उस समय एक शर्त रखा गया कि अगर हम जीते हैं तो काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया जाएगा, ठीक ना। मतलब हारे तब, तो सेलुकस निकेटर तो हार गया तो बस शर्त जीत गए कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। और काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, जितने भी ये सब अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले क्षेत्र हैं, ये सारे चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुशी खुशी सेलुकस निकेटर को 500 हाथियाँ दान में दे दिया, ठीक ना। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सेलुकस निकेटर को 500 कितनी हाथियाँ मिली थी दान में, तो 500 हाथियाँ मिली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने दे दिया। सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। ये भी क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मेगास्थनीज, रुकिए मैं क्वेश्चन ही भूल गया, याद आ गया। चलिए, क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रगुप्त के समय भारत में आने वाला राजदूत कौन था, ठीक ना। उसमें ऑप्शन रहेगा उल्टा सीधा, उसमें एक मेगास्थनीज रहेगा, आपको मारना है मेगास्थनीज था, ठीक ना। मेगास्थनीज की ही पुस्तक है इंडिका, ठीक ना। इसी वही इंडिका जैसे मौर्य वंश के बारे में बताया गया है, मौर्य वंश कैसा था, क्या नहीं था, ठीक ना। तो क्वेश्चन आता है कि मेगास्थनीज के इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। अब हम अंतिम समय पे पहुंच रहे हैं। जैन गुरु भरतबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया और कर्नाटक के
श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में सलेखना विधि द्वारा प्राण त्याग दिए। अब हुआ क्या, जैन गुरु भरतबाहु से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त ने भाई जैन धर्म तो अपना लिया, लेकिन हुआ क्या था ना कि उसी समय मगध पे 12 सालों तक भूख, वो क्या बोलते हैं, अकाल पड़ गई थी। 12 कहाँ पे, वहाँ मगध पे। तब भाई अब इतना बड़ा साम्राज्य अकाल पड़ गया तो राजा भाई बहुत प्रभावित हो गया। और ये समय इसी का देखते हुए जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला चले गए। और देखो सलेखना एक विधि होती है, जैन धर्म की एक विधि होती है जिसमें खाना पानी सब त्याग के आराधना में बैठ जाता है लोग जब तक वो मर ना जाए। इसी विधि के द्वारा चंद्रगुप्त ने अपना प्राण त्याग दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त का बेटा आ जाएगा। अब देखिए, अब आ गया उनका बेटा बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था। वही दुर्धरा घनानंद की पुत्री, चंद्रगुप्त मौर्य की बेटी, उसी का बेटा बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। बिंदुसार को अमित्रघात कहते हैं। क्वेश्चन आता है बिंदुसार का अन्य नाम क्या था। अन्य नाम में एक होगा, ऐसे तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन उल्टे सीधे दिए रहेंगे, लेकिन आपको इसमें एक अमित्रघात मिलेगा तो उस पर आपको मारना है क्या, टिप्पा मतलब उसमें टिक लगा देना। ठीक है, तो अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे बढ़ते हैं। सीरिया के शासक एंटीयोकस ने अपना राजदूत डायमेक्स को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कौन आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आया था। ठीक है, और बिंदुसार के समय कौन आया था, डायमेक्स आया था। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठी शराब तथा यूनानी दार्शनिक की मांग की थी। तो बिंदुसार था ना, उस समय सीरिया में अंजीर और मीठी शराब बहुत मिलती थी। तो उसने राजदूत जब जो आया था ना डायमेक्स, उसको बोला भाई जब जाना ना तो अपने राजा को बोल देना कि अंजीर, मीठी शराब और तथा यूनानी दार्शनिक तुम्हारे यहाँ जो फेमस है ना वो भिजवा दें थोड़ा सा। तो तो ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। एंटीयोकस ने 2 वस्तुएं मीठी शराब तथा अंजीर को भिजवा दिया, परंतु यूनानी दार्शनिक की मांग को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि यूनानी कानूनों के अनुसार दार्शनिक का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। जो सीरिया के जो नरेश थे एंटीयोकस, उन्हें 2 चीज़ तो भिजवा दी, कौन कौन सी, अंजीर और मीठी शराब, और लेकिन यूनानी दार्शनिक को नहीं भिजवाई। भिजवा दिया 2 चीज़, और क्या चाहिए था। ठीक, 2 चीज़ तो भिजवा दिया, तीसरा इसलिए नहीं भिजवाया यूनानी दार्शनिक। उन्होंने बताया किसने, एंटीयोकस ने ये बोला कि हम लोग यूनानी दार्शनिक का इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब आदान प्रदान नहीं करते हैं, ये बिकने का योग नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खरखर आवाज़ तो जा ही रहा होगा, क्षमा के प्रार्थी है हम। आगे उसके बाद बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। क्वेश्चन आता है कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक। बिंदुसार के समय तक्षशिला जो, तो वही तक्षशिला की बात हो रही है, गंधार की राजधानी तक्षशिला विद्रोह हो गया। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था। तक्षशिला का जो राजकुमार था ना वो बिंदुसार का बड़ा बेटा सुनीम था। अब विद्रोह का मतलब बहुत ही मार काट, बहुत बिच्छू जितने लड़ाई झगड़ा हर चीज़ हो रहा था, उसमें बहुत मार काट हुआ। ये लेकिन क्या हुआ, उसके बड़े बेटे से ये सब चीज़ संभाल नहीं पाया। तब बिंदुसार ने बोला कि अब आएगा मेरा राजा, छोटा बेटा अशोक। एक बात याद रखिएगा, अशोक उस समय अवंती का राजपाल था। अब आपको पता होना चाहिए कि अवंती कहाँ पे थी। अवंती वही उज्जैनी जो मध्य प्रदेश में है, अवंती की जो राजधानी उज्जैनी थी, 16 महान जनपद में भी एक था। वहाँ का जो राजपाल था वो अशोक था। जब अशोक आया तो उसने भाई बहुत क्रूरतापूर्वक, उस समय माना जाता है कि वो कितना क्रूर था कि उस समय उन्होंने महिलाओं को भी मारा था, बच्चों तक को मार दिया था।
ठीक ना। इस ये से इतना क्रूर होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ का जितना भी माहौल था अब शांत हो गया। बिंदुसार मर गया, गया काम से ख़त्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद उसका जो बेटा, छोटा बेटा अशोक था, वो मगध के सिंहासन पर बैठ गया। अब हम बनेंगे राजा, बन गए राजा। फिर बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। ये हमारे चाणक्य जी की कुछ तस्वीरें हैं, देखने में तो रॉयल लगवे करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का जन्म कब हुआ, तो 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या करा दी। छपाछप उन्होंने 99 भाइयों की हत्या करा दी, बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। 269 ईसा पूर्व अशोक का राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक का मतलब हुआ कि अब उनको राजा बनने के लिए जितनी प्रक्रिया होती है ना, दूध से लाना, जो भी होता होगा, हमें क्या पता। तो राज्याभिषेक हुआ और वो क्या मगध के सिंहासन पर बैठ गए। अशोक की माँ का नाम द्रागी था, याद रखिएगा। राज्याभिषेक के 8 वर्ष पश्चात बाद में 8 वर्ष बाद 261 ईसा पहले हो गया ये तो, अच्छा ईसा पूर्व में है ना, बीसी उल्टा चल रहा है। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। हम क्षमा चाहते हैं, हमारा ये वीडियो बीच में रुक गया था, तो हम फिर से शुरुआत कर रहे हैं। फिर से मतलब जहाँ से छूटा था। तो हमने ये देखा कि अशोक राजा बन गए मगध के, और 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग जो अभी का उड़ीसा है, वहाँ पे आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। ये माना जाता कि जब कलिंग की युद्ध हुई ना, उस समय इतनी खतरनाक युद्ध हुई, इतनी खतरनाक, बाहुबली से भी खतरनाक, इतना मार हुआ, काट हुआ, दम गर्दा कबाड़ दिए मार के वहाँ पे। जब इतना खून खराबा देख के अशोक का मन बदल गया, अशोक को दया की भावना जागी। तो इसी कलिंग युद्ध के बाद ना अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ये क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो यह कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग का युद्ध जो हुआ था ना, ये बहुत ही भयंकर युद्ध था। इसे देखकर किसी की भी रूह काँप जाती। ऐसे ही अशोक का भी रूह काँप गया और उन्होंने सोचा कि अब सब कुछ छोड़ छाड़ के हम भी अपना लेंगे बौद्ध धर्म और अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को उपगुप्त ने दिया। सवाल बन सकता है कि बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक को किसने दी, तो उपगुप्त ने दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कलिंग युद्ध की कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास। जो उड़ीसा का क्षेत्र था या मगध का जो क्षेत्र था, हाथियों के लिए ज़्यादा फेमस था, हाथी ज़्यादा पाए जाते थे, इसी कारण हाथी से युद्ध हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का बौद्ध धर्म उनका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया। कहने का मतलब ये है कि अशोक ने बौद्ध धर्म तो अपना लिया, लेकिन कभी अपने प्रजा पे ये फोर्स नहीं किया कि भाई तुम भी बौद्ध धर्म को अपनाओ, तुम भी बौद्ध धर्म मानो। बोला जिसको जो मानना है मानो, मैं तो बौद्ध धर्म ही माने रहूँगा। ये किसी को फोर्स नहीं किया, ये अच्छी बात है। कभी क्या, जैसे कि मुग़ल के बहुत सारे राजा ने क्या किया था, धर्म परिवर्तन कर दिया था। खुद अगर मुसलमान थे तो दूसरों को भी बोलते थे कि भाई तुम भी मुसलमान बनो, धर्म परिवर्तन। लेकिन ऐसा अशोक ने नहीं किया था। अशोक ने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया और अपने प्रजा पे ऐसा कुछ फोर्स नहीं डाला, इम्फोर्स नहीं किया कि भाई तुम भी बौद्ध धर्म अपनाओ। ठीक ना, ये अच्छी बात लगी। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अपने दिया। क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने बेटा बेटी को कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। उनकी बेटा का नाम महेंद्र, बेटी का नाम संघमित्रा था। महत्वपूर्ण है, याद कर लीजिएगा। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए गया में बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। देखिए इससे हमें ये पता चलता है ना कि अशोक सभी धर्मों को मानता था।
ठीक ना, क्योंकि आजीवक संप्रदाय के लिए उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है। उस समय जो अशोक बौद्ध धर्म अपनाए हुए थे, इतना बड़ा राजा, उसने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाएं का निर्माण किया। ठीक ना। ये देखिए जो हमारे अभिलेख थे जो वहाँ के गुफाओं में मिली हैं, तीन अभिलेखों का चित्र है जो आप देख सकते हैं, देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए ये PDF यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है, लेकिन वीडियो ख़त्म नहीं होगा, हमारा आगे भी है। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। कैमरा ऑन, ये हो गया हमारा, ठीक है। देखिए हमें यहाँ से शुरू होता है हमारा सेकंड। अशोक, देखिए अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों में के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक ने अभिलेखों की भाषा प्राकृतिक थी, जिसमें 4 लिपियों में लिखा गया था। अशोक ने जिन अभिलेखों को लिखा था उसकी भाषा प्राकृतिक थी, और ये पहला राजा था जिन्होंने अपने संदेशों को अभिलेखों पे लिखाया था। 4 लिपियाँ कौन कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि और ग्रीक लिपि। देखिए ब्राह्मी लिपि में यह अभिलेख भारत में मिली, खरोष्टी लिपि यह पाकिस्तान में मिली, अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान में मिली और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तर सीमा में मिली। ठीक ना। यही जो खरोष्टी लिपि है ना, ये हम लोग कैसे लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट, ये लिखा जाता क्या? राइट टू लेफ्ट। खरोष्टी लिपि उल्टी लिखी गई थी। खरोष्टी लिपि, अशोक ने अभिलेख को पढ़ने का पहला देखिए लिखा गया कि खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिपि लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को पढ़ने के लिए पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप को मिली। अब भाई उनका लैंग्वेज था प्राकृतिक वाला, समझ में नहीं आ रहा था किसी को, लेकिन जेम्स क्या नाम है, प्रिंसेप, इनको सफलता मिली 1837 में उनके अभिलेखों को पढ़ने के, भाई अभिलेख में क्या क्या लिखा गया है, ये पढ़ने में सफलता मिली इनको। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेखों में अपना नाम देवनाम प्रियदर्शी रखा। बहुत ही महत्वपूर्ण तड़कता भड़कता क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हो जाता है कि अशोक का अन्य नाम क्या था, तो देवनाम प्रियदर्शी था। अभिलेखों में ज़्यादातर देवनाम प्रियदर्शी मिलता है, इसका मतलब होता है देवताओं का पसंद। मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक के मास्की, नेदर तथा उदयगोलान अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। राजस्थान के भारबू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है। क्वेश्चन आता है कि कौन से अभिलेख ने अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है, तो भारबू अभिलेख में। अशोक की धम्म यात्रा, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून की संहिता बनाई उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म स्वनियंत्रण पर आधारित है। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षु का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जियो और जीने दो का पालन करना चाहिए। ठीक है। अशोक के चतुर्दश अभिलेख, देखिए अशोक ने अपने 14 अभिलेख लिखवाए थे, ठीक ना। उसमें से जो इम्पोर्टेंट वही है। 13वां अभिलेख में उसने कलिंग की युद्ध की चर्चा की थी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि कौन सा अभिलेख ने अशोक ने कलिंग युद्ध की चर्चा की है, तो 13वां अभिलेख में। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण वही पढ़ना, ज़्यादा दिमाग की मेमोरी को भरने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो देखिए प्रमुख अध्यक्ष, जो उस समय जो अध्यक्ष हुआ करते थे, अभी जैसे कि प्रधानमंत्री का क्या काम करते हैं, मुख्यमंत्री का क्या काम है, राष्ट्रपति का क्या काम है, ठीक ना, जितने भी अलग अलग मंत्री हैं उनका क्या काम, उस समय जो भी मंत्रियाँ हुआ करते थे उनका क्या क्या काम था अशोक के समय, ये यहाँ पे लिखा गया है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए सैन्य व्यवस्था आ गई। यूनानी इतिहासकार के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वारोही, 9,000 गज सेना, 8,000 रथ सेना थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की देखभाल के लिए अलग एक विभाग था। इस विभाग में 30 सदस्य उच्च अधिकारियों को महामात्रा, क्वेश्चन आता कि महामात्रा अशोक के समय, ये मौर्यकालीन के समय
उच्च अधिकारियों को किस नाम से जाना जाता था? महामात्र के कहा जाता था। कौटिल्य के अनुसार राजा की परिस्थिति के अनुसार 3 प्रकार का युद्ध करना चाहिए। प्रकाश युद्ध, आमने सामने का युद्ध, कूट युद्ध, चालाकी तथा छलबाजी के युद्ध। ठीक है, ये युद्ध ज़्यादा कुछ नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं। सामाजिक व्यवस्था, चाणक्य के अर्थशास्त्र में परंपरागत 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब चाणक्य ने लिखा था कुछ समय कौन कौन से समाज था? तो ब्राह्मी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मेगास्थनी, ये को इम्पॉर्टेंट है कि मेगास्थनी ने चार्तु वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं किया था, किंतु उसने आर्थिक आधार पर भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। ये 7 वर्गों में उसने बांटा था। किसने? मेगास्थनी ने अपने इंडिका की पुस्तक में ये चीज़ लिखी है। ठीक ना। मौर्य काल का वास्तुकला, मौर्य काल में लकड़ी की भवन हुआ करते थे जो वर्तमान के पटना में मिली है। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक के ने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप बनवाया जो सबसे बड़ा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अशोक ने यूपी में सारनाथ में अशोक स्तूप बनवाया। ये 4 हाथियों का एक शेर की जगह रखा जो अहिंसा का सूचक है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी। देखिए मेरे पास होगा इसका चित्र, ये है चित्र। ठीक ना। तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चन की श्रेणी पे आ गए हैं। वीडियो लंबी हो गई, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन कोशिश किए हैं कि आपको जितनी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इसमें वो आपको मिल जाएं। और मैंने ये भी पहले ही बता दिया है कि सवाल आता है कि मौर्य का सबसे लास्ट वाला शासक, ये सबसे अंतिम शासक कौन था? तो बृहद्रथ था, पहले बता चुके हैं। पहला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो इसमें ऑप्शन में ए ऑप्शन सही है हमारे, अशोक ने बनवाया। दूसरा, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जिसका आंसर आपको पता है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमें सहयोग करें कि हमारी जो गलतियां उस पर हम सुधार कर सकें। ठीक ना। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज था कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग के युद्ध की विजय तथा क्षत्रिय को वर्णन का अशोक किस शिलालेख? अब मैं बताता ना कि कलिंग का युद्ध जो हुआ था वो कौन सा अभिलेख में लिखवाया था अशोक ने? तो 13वां अभिलेख में, जो डी आंसर इसका सही होगा। तो सम्राट अशोक की पिक्चर आ गई। फिर बढ़ते हैं आगे। सूची को सूची 2 से मिला है। चंद्रगुप्त किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? तो सैंड्रोकोटस कहा गया था। तो ए का दूसरा हो जाएगा। अशोक को क्या कहा गया था? प्रियदर्शी कहा जाएगा, सी का पहला, और डी का चौथा। तो एक बचा अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता है। तो आंसर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है। मौर्य काल में सीता से तत्पर है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मौर्य काल में सीता से तत्पर क्या है? देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, ऊपरी भूमि। इसका आंसर सी होगा, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। सीता का मतलब होता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था? कहाँ भेजा था भाई? बिंदुसार ने अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला भेजा था। सिंपल सा है, पता तो था। निम्नलिखित में से यह वो में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देव नाम प्रियदर्शी था? देखिए आया भी उत्तराखंड PCS 2011 में अशोक को कहा गया था। अशोक ने खुद को प्रियदर्शी कहा है, देवताओं का प्रिय। अगला सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो पहले बता चुका हूँ, उनकी पुस्तक का नाम इंडिका है। आंसर डी सही है। मेगास्थनी ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो मैं बताया था कि 7 श्रेणियों में विभाजित किया। आगे बढ़ते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, तो किससे बना है? लकड़ी का बना है। ठीक है ना, ये भी बता चुके हैं। जितने पढ़े उसी के बीच से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान निम्नलिखित में किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? अंगीकार मतलब कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपना लिया था? तो ये हमारा हो जाएगा बौद्ध धर्म। बी आंसर सही है। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया, कौन था जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया था? तो हमारा हो जाएंगे ये चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित कौन सा मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो अजातशत्रु नहीं है। देखिए तो आज हमारा ये मौर्य पूरा वंश खत्म होता है, और हमें आशा है कि आपको यह छोटी सी प्रयास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटा वाला
जो बटन है ना बगल में दिख रहा होगा उसको दबा दीजिए। इससे रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा।